क्लास 9th इंग्लिश बी हाइव का चैप्टर नंबर 4 आज हम करने वाले हैं, जिसका टाइटल है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। विश्व के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने लाइट के बारे में बहुत बड़ी सनसनीखेज खोज की और दुनिया को बताया द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनेमिक ऑफ मूविंग बॉडीज़ एंड एनर्जी। इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने पूरी दुनिया को एक नए चीज़ बताई, एक नए सिरे पर ला करके खड़ा कर दिया। कुछ ऐसी चीज़ें कि जो हमारी समझ में नहीं थी, वो चीज़ें उन्होंने समझाई अपनी समझ से। तो आज हम उनके बारे में देखने वाले हैं, उनकी लाइफ के बारे में, उन्होंने क्या किया अपने जीवन में और किस प्रकार से वो महान साइंटिस्ट बने, और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा बहुत इसमें हमें जानकारी आज मिलने वाली है। तो हम देख रहे हैं आज अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, यानी कि एक बहुत ही सुंदर दिमाग। उसको सुंदर कहा ही जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही जीनियस थे और काफ़ी उन्होंने मतलब इतनी बड़ी खोज की कि जिसको हम रिवॉल्यूशनरी कह सकते हैं, क्रांतिकारी खोज कह सकते हैं। तो आज हम देख रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। यहाँ पर लेट अस सी व्हाट द लेसन सेज टू अस। Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm। जर्मन की उल्म सिटी में अल्बर्ट आइंस्टाइन का 14 मार्च 1879 को जन्म हुआ। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डिस्टिंक्ट फॉर ग्रेटनेस। लेकिन वो उनका जब जन्म हुआ तो किसी को पता नहीं था कि वो इतने बड़े महान व्यक्ति इस दुनिया के बनने वाले हैं। बहुत ही सामान्य फैमिली में सामान्य रूप से उनका जन्म हुआ। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। और ऊपर से उनकी माता तो ऐसा सोच रही थी कि अल्बर्ट जो है वो फ्रीक का यहाँ मतलब है अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ अनयूजुअल एंड डजेंट बिहेव लुक और थिंक लाइक अदर्स। मतलब फ्रीक का मतलब यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा ऐसा है कि जो ऑर्डिनरी दूसरे बच्चों की तरह वो नहीं दिखता है, कुछ अलग होता है उनसे, या तो अनयूजुअल होता है, कमज़ोर होता है, वीक होता है, या उनके जैसा इन शॉर्ट नहीं होता है। तो उनकी मदर अल्बर्ट के बारे में ऐसा सोचती थी। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। और उनकी माता के लिए अल्बर्ट का जो हेड था, सिर था, वो बहुत ही मतलब बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। मतलब 2.5 साल की उम्र तक वो बोलते नहीं थे। 2.5 साल की उम्र के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice। जब उन्होंने बोलना सीख लिया तो वो कोई भी चीज़ 2 बार बोला करते थे, यानी कि हकलाते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन। आइंस्टाइन को पता नहीं था कि दूसरे बच्चों के साथ किस प्रकार से खेले, क्या खेले, क्योंकि उनका दिमाग कुछ अलग था। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। और उसके जो मतलब प्लेमेट्स होते थे, साथ में खेलने वाले बच्चे होते थे, उनको ब्रदर बोरिंग के नाम से बुलाते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। और इसीलिए ये जो बच्चा था वो अपने अकेले ही खेलता रहता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयस। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज़ said to have said fine but where are her wheels। और वो हमेशा मैकेनिकल टॉयज़ के साथ खेलते रहते थे। और जब उन्होंने अपनी नई सिस्टर का जन्म हुआ उनके घर में, और उन्होंने देखा न्यू बॉर्न सिस्टर को, जिसका नाम था माजा, तो तुरंत ही उन्होंने उसको देख करके कहा कि अच्छी बात है, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ है। यानी कि ये जब इनका पूरा मैकेनिकल टॉयज़ के साथ खेलते रहते थे, उनका दिमाग उसी तरह से चलता रहता था, तो उसके पैरों को वो व्हील कहते थे। तो उसको कवर अप किया होगा तो उसके शायद पैर नहीं दिख रहे होंगे, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मतलब इसके व्हील्स कहाँ है। यानी कि वो अपनी छोटी बहन को जिसने जन्म लिया है उनके घर में, उनकी माता की कोख से, उसको एक टॉय ही समझ रहे हैं, वो एक खिलौना समझ रहे हैं, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसके व्हील्स कहाँ है। हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything। और एक बार उनके स्कूल प्रिंसिपल ने उनके फादर को कहा था कि कोई भी प्रोफेशन चाहे आइंस्टाइन चूज़ कर ले, पसंद कर ले, लेकिन उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। मतलब कोई मतलब नहीं है कि वो क्या
प्रोफेशन चूज़ करता है अपने भविष्य में वो कुछ बन नहीं पाएगा, ऐसा उनके हेडमास्टर ने उनके फादर को कहा था। आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to। और उन्होंने अपनी माता की इच्छा से 6 साल की उम्र में ही वायोलिन सीखना शुरू कर दिया था। He later became a gifted amateur violinist maintaining this skill throughout his life। और फिर बाद में वो एक काफ़ी अच्छे वायोलिन वादक बन गए कि जीवन भर उन्होंने अपनी ये जो स्किल थी उसको मतलब बनाए रखा। अमेच्योर का मतलब है यहाँ पर डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एन्जॉयमेंट रादर देन एज अ प्रोफेशन, यानी कि वो जो है वो अपने शौक़ के लिए वायोलिन बजाते थे। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल। अल्बर्ट आइंस्टाइन उतने बुरे विद्यार्थी नहीं थे, प्यूपिल से मतलब है यहाँ पर स्टूडेंट। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिक वेयर आइंस्टाइंस फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 months ओल्ड। और वो हाई स्कूल में जाते थे मुनिक में, जब उनकी जो फैमिली है जहाँ पर वो मूव हो गई थी जब उनकी उम्र 15 साल की थी। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ले आते थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, लेकिन स्कूल का जो रेजिमेंटेशन का मतलब है यहाँ पर ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है स्कूल का वो बहुत ही कड़ा और बहुत ही सख्त था। और इसीलिए आइंस्टाइन को ये रूल्स एंड रेगुलेशन स्कूल का पता नहीं मतलब उतना पसंद नहीं था। एंड ओफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स, और कभी कभी अपने टीचर्स के साथ वो आर्ग्यूमेंट कर लेते थे। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। और फिर ऐसा हुआ कि जब 15 साल की उनकी उम्र थी तो वो वहाँ पर अपने स्कूल के जो एटमॉस्फेयर था उससे वो सेट नहीं हो पाए। स्टिफल का मतलब है अनेबल टू ब्रीथ, सफोकेट, यानी कि वो वहाँ पर उनको सफोकेशन होने लगा। उनको लगा कि उनको जो करना है वो नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि वो बहुत ही उनका जो दिमाग था वो कुछ अलग था और कुछ अलग सोचते थे। और मतलब वहाँ उनको जिस खुला वातावरण चाहिए था अपनी खोज करने के लिए वो शायद नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो ऐसी ही क्रांतिकारी विचारधारा वाले साइंस के उपलक्ष्य में अगर हम कहें परिप्रेक्ष्य में तो हम कह सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर उनको सफोकेशन हो रहा था। और फिर अब उन्होंने जो स्कूल था लेफ्ट फॉर द स्कूल फॉर गुड, यानी कि उन्होंने जो स्कूल था वो फॉरएवर हमेशा के लिए छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स। और फिर उसके अगले पहले साल जब वो पेरेंट्स जो थे वो मिलान चले गए थे और उनको अल्बर्ट को छोड़ दिया था उनके रिलेटिव्स के साथ। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन मुनिक। और फिर अपने पेरेंट्स के साथ उन्होंने काफ़ी डिस्कशन किया, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स की, और फिर फाइनली उनको परमिशन मिल गई। उनकी जो विश थी वो क्या थी, तो उनका एजुकेशन वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में करना चाहते थे, ऐसी सिटी में कि जहाँ पर मुनिक से भी ज़्यादा मतलब लिबरलिटी उनको फ्रीडम मिल सके। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी इन ज़ूरिच। आइंस्टाइन जो थे वो हाईली गिफ्टेड थे, मैथमेटिक्स में वो काफ़ी अच्छे थे पढ़ने में, और उनका फिज़िक्स में इंटरेस्ट बहुत अच्छा था। और जब उनकी स्कूल ख़त्म हो गई तो उन्होंने ज़ूरिच यूनिवर्सिटी में पढ़ना डिसाइड कर लिया। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टेची। और ये साइंस ही ऐसी चीज़ ऐसी मतलब सिर्फ नहीं थी कि जो इस ये जो वॉलरस मुस्टेची यानी कि वॉलरस के जैसी मुस्टेची वाला व्यक्ति, बड़ी बड़ी मूँछों वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम वॉलरस मुस्टेची कहते हैं। हमारे इंडिया में मूछे हो तो नथुलाल जैसी ऐसा कहा जाता है। तो वॉलरस मुस्टेची यानी कि वॉलरस जो प्राणी है उसकी जो बड़ी बड़ी मूछें हैं उस प्रकार की मूछें। तो सिर्फ साइंस ही अपील नहीं करता था ये डैशिंग यंग मैन को, लेकिन ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट। उनको उनका जो फेलो स्टूडेंट था जिनका नाम था मेलिवा मेरिक, उनमें काफ़ी स्पेशल इंटरेस्ट मतलब फील हुआ उनको। हुम ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रीचर, जिनको वो काफ़ी क्लेवर क्रीचर यानी कि बहुत ही इंटेलिजेंट यानी क्लेवर मानते थे। दिस यंग सर्ब had come to Switzerland because the university in Zurich was one of few in Europe where women could get
डिग्रीज, यानी कि ये सर्ब की बात है। दिस यंग सर्ब, सर्ब यानी सर्बिया से ये लड़की वहाँ पर आई थी स्विट्ज़रलैंड में, और यूनिवर्सिटी जुरिच में जो थी वो यूरोप में, पूरे यूरोप में ऐसी यूनिवर्सिटी थी कि जहाँ पर वुमन को डिग्री मिल सकती थी, यानी कि स्त्रियों को डिग्री प्राप्त हो। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स। फिलिस्तीन्स वो होते हैं, अ वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक। ऐसे लोग कि जिनको आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं होता है और उसके अगेंस्ट में होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं उनके विरुद्ध में उनको जो ये लड़की है वो एक एले के रूप में, एले का मतलब है यहाँ पर फ्रेंड और एसोसिएट के रूप में मिल गई। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विथ हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स। यूनिवर्सिटी में और उनके फैमिली में ऐसे लोग थे कि जो इनके लिटरेचर, म्यूज़िक और आर्ट के मामले में अगेंस्ट में थे या तो उनको पसंद नहीं था। तो ऐसे लोगों के बीच में उनको एक फ्रेंड के रूप में, एसोसिएट के रूप में ये जो लड़की है वो मिल गई, यूनिवर्सिटी और उनके फैमिली दोनों जगह पर। द कपल फेल इन लव, और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस। और उस समय यानी कि 100 साल पहले की बात है, तो वहाँ पर जो लेटर्स का जो आदान प्रदान होता था, लेटर्स लिखे जाते थे। अभी तो व्हाट्सएप और मीडिया के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए हम बातचीत कर लेते हैं। तो उस समय लेटर्स लिखे जाते थे, तो वो जब एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखते थे या पत्र लिखते थे, तो उसमें भी उनकी जो फीलिंग्स है उसमें साइंस ही छलकता था। रोट आइंस्टाइन, यानी कि आइंस्टाइन ने जो लिखा था एक पत्र, उसका एक अंश यहाँ पर दिया गया है। हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। यानी कि उन्होंने अपने लव लेटर में ये चीज़ लिखी है कि मैं कितना हैप्पी हूँ और मैं कितना प्राउड फील कर रहा हूँ कि जब हम दोनों ने साथ में वर्क किया और रिलेटिविटी के ऊपर हमने काम किया और एक विक्टोरियस कंक्लूजन पर हम आ पहुँचे हैं। यानी कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की थी आइंस्टाइन ने, तो उसकी यहाँ पर बात है। तो मतलब उनके पत्र में भी ये सारी बातें, यानी कि साइंस से जुड़ी हुई बातें ही छलकती रहती थी। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 21 साल की उम्र में 1900 की साल में आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट बन गए, लेकिन अनएम्प्लॉयड, यहाँ वो बेरोज़गार थे, तब उनके पास कोई काम नहीं था। He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. यानी कि यहाँ पर वो एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम करते थे, प्राइवेट लेसन्स देते थे, और फाइनली उनको 1902 में उनको जॉब मिली टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में इन पेटेंट ऑफिस इन बर्न सिटी इन जर्मनी में मिली। यानी कि पेटेंट ऑफिस थी जर्मनी में, बर्न में, तो वहाँ पर उनको टेक्निकल असिस्टेंट एक्सपर्ट के रूप में जॉब मिली थी। पेटेंट ऑफिस वो होती हैं कि जहाँ जो लोग कोई नई खोज करते हैं तो उनके पेटेंट के सारे जो अधिकार है वो उन खोज करने वाले व्यक्तियों को दे दिए जाते हैं, तो उसमें उनको जॉब मिल गई थी। वाइल ही वॉज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। और वहाँ पर उनको क्या करना होता था, तो दूसरे लोगों के जो इन्वेंशंस हैं उन इन्वेंशंस को असेसमेंट करना होता है, उनका जो एक प्रकार का मूल्यांकन है वो करते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर वो सीक्रेटली अपना काम भी कर रहे थे, अपने जो आइडियाज़ है रिलेटिविटी की थियरी के ऊपर या दूसरी चीज़ों के ऊपर वो डेवलप कर रहे थे और उसके ऊपर वो रिसर्च पेपर लिख रहे थे। ही इज़ सेड टू हैव जॉकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स। यानी कि उनका जो ब्यूरो, यानी कि उनका जो टेबल है उसको ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स जॉकिंगली कहा जाता था। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टाइंस स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। यानी कि एक बहुत ही रिसर्च पेपर फेमस हुआ बाद में 1905 में, और वो था आइंस्टाइन की जो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। और उनकी थियरी में ऐसा लिखा हुआ था, उनके रिसर्च पेपर में ऐसा था कि टाइम एंड डिस्टेंस ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब है यहाँ पर मेजर्ड इन इटसेल्फ, नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स।
तो यहाँ पर वो एब्सोल्यूट नहीं है, उनका जो टाइम और डिस्टेंस है उसके हिसाब से उन्होंने एक ऐसी खोज की थी जिसके बारे में यहाँ बताया जाएगा। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। यानी कि उनकी थियरी के बेस के ऊपर से यहाँ एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि दो क्लॉक्स जिसमें सेम टाइम दिखाया जा रहा है, यानी कि दो घड़ियाँ हैं जिसमें एक ही समय बताया जा रहा है, लेकिन दोनों अगर मूव कर रहे हैं और एक बहुत ही स्पीड में मूव कर रहा है और दूसरा है वो कम स्पीड में मूव कर रहा है, तो दोनों की जो टाइम है वो एक ही समय वो नहीं दिखाएंगे। उनका जो समय है उसमें कुछ मिली सेकेंड्स का, कुछ सेकंड्स का भी या कुछ मिनट्स का डिफरेंस आ सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस एंड द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ पर वो हुआ अ थियरी ऑफ रिलेटिविटी। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और ये वर्ल्ड की एक बहुत ही फेमस फार्मूला है और जिसके जो डिस्क्राइब करती है रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। तो उसका यहाँ पर सूत्र दिया गया है E इज इक्वल टू mc²। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, यानी कि E का मतलब है यहाँ पर एनर्जी, M फॉर मास एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम अबाउट 300,000 किलोमीटर, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि वैक्यूम जो होता है, वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड होती है वो पर सेकंड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की, प्रति सेकंड की उसकी स्पीड होती है। लेकिन यहाँ पर जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी है उसको समझाते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी डेफिनेशन देते हैं, वो इस बॉक्स में हम देख सकते हैं। व्हेन यू सीट विथ अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, अगर आप किसी अच्छी गर्ल के साथ 2 घंटे तक भी अगर आप बैठेंगे, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, तो वो सिर्फ 2 मिनट जैसा ही आपको समय लगेगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम जो मनपसंद चीज़ करते हैं तो उसमें समय कब बीत जाता है, घंटे बीत जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। व्हेन यू सीट ऑन अ हॉट स्टव फॉर 2 मिनट्स, अगर आप गर्म स्टव के ऊपर 2 मिनट के लिए ही भी बैठेंगे, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, तो वो आपको लगेगा कि आप 2 घंटे तक वहाँ बैठे रहेंगे। एक एक सेकंड एक एक घंटे के बराबर हो जाता है हमारे लिए गर्म चीज़ पर अगर हम बैठ गए हैं तो। दैट्स अ रिलेटिविटी, मतलब वो कह रहे हैं कि ये रिलेटिविटी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की ये अपनी खुद की डेफिनेशन है। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling। जब ये फिजिकल्स के मतलब फिज़िक्स के मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे थे, उस समय उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो अनरेवलिंग, यानी कि स्टार्टिंग टू फेल, वो धीरे धीरे फेल होने लगी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। अल्बर्ट की इच्छा थी कि वो मैरी के साथ मैरिज करे, लग्न करे, जब उनकी स्टडीज़ जो है वो ख़त्म हो जाए। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी मदर उनके विरुद्ध में थी। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, वो ऐसा सोचती थी कि वो जो लड़की है वो उनके बेटे से 3 साल बड़ी है। वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, और वो उसके लिए काफ़ी बड़ी है तो उसके साथ शादी नहीं की जा सकती। शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, और मिलेवा क्योंकि काफ़ी इंटेलिजेंट थी, वो भी ये भी साइंटिस्ट है तो वो भी साइंटिस्ट की जितना ही इंटेलिजेंस रखती होगी, तो इसीलिए उनकी मदर उससे भी चिंतित थी। शी इज़ अ बुक लाइक यू, वो भी तुम्हारे जैसी एक बुक की तरह है। हिज मदर सेड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, और आइंस्टाइन को ये जो वेडिंग का विचार था वो साइड पर रखना पड़ा। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। 1903 में ये पेयर जो है वो फाइनली उन्होंने शादी कर ली। एंड हैड 2 sons, उनके 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, द मैरिज फॉल्टर्ड, जो मैरिज थे वो फॉल्टर्ड यानी कि बिकेम वीक, काफ़ी उनका जो संबंध था, लग्न का जो संबंध था वो काफ़ी वीक हो गया। मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और धीरे धीरे मिलेवा जो थी वो उसकी इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस थी उसको वो गंवाने लगी, और धीरे धीरे वो एक कंप्लेनिंग वुमन बनती जा रही थी, अनहैप्पी हाउसवाइफ बनती जा रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919, यानी कि काफ़ी सालों के बाद, संघर्ष के बाद ये जो कपल था वो 1919 में डाइवोर्स हो चुका उनका। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़िन एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल आइंस्टाइन ने उनकी एक कज़िन के साथ मैरिज कर लिया जिसका नाम था एल्सा।
आइंस्टाइन्स न्यू प्रपोजल चैप्टर कोइंसाइडेड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। और जैसे ही उन्होंने दूसरी मतलब शादी कर ली और उसी समय वो वक्त ऐसा था तो उस समय वो मतलब पूरी दुनिया में उनकी काफ़ी फेम हो गई। वो काफ़ी एक बड़े साइंटिस्ट के रूप में उभर के आई। कोइंसाइडेड का मतलब है हैपन एट द सेम टाइम, दो चीज़ें एक ही समय पर जब बनती है तो उसे हम कहेंगे कोइंसाइडेड। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में उन्होंने अपनी जो जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है उसको पब्लिश किया था, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने ग्रेविटी जो है यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी पूरी व्याख्या ही बदल दी। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉड प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। और उसी समय 1919 में जो सन एक्लिप्स हुआ, सोलार एक्लिप्स हुआ, उस समय वो प्रूफ भी हो गया कि उनकी जो थियरी है वो एकदम एक्यूरेट है यानी कि परफेक्ट है। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। और आइंस्टाइन जो है वो एडवांस में उस थियरी के आधार पर वो मतलब कैलकुलेट कर पाते थे कि जो लाइट है फ्रॉम द फिक्स्ड स्टार्स जो स्टार्स यानी कि जो हमें फिक्स दिखते हैं ऐसे स्टार्स, तो वहाँ पर जो लाइट उनकी जो गिरती है वो डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि सन का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे वो थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाती है। डिफ्लेक्ट का यहाँ पर मतलब है चेंज द डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग, यानी कि उनकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, उनकी जो किरणें होती है, रेज होती है, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, उसे हम कहेंगे डिफ्लेक्टेड। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। और न्यूज़पेपर में उसका जो उन्होंने जो मतलब ये काम किया था, उन्होंने जो ये खोज की थी वो सारे न्यूज़पेपर्स ने अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन यानी कि एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में उन्होंने देखा और हेडिंग्स में वो आने लगा, यानी न्यूज़पेपर्स में वो छपने लगा। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921। 1921 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स के लिए। ही वॉज शावर्ड विथ ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस। और पूरे विश्व में से उनको इन्विटेशंस आने लगे, उनको ऑनर मिलने लगा, लोग उनकी तारीफ़ करने लगे। लॉर्डेड का मतलब है यहाँ पर उनकी तारीफ़ करना। प्रेस यानी कि जो मीडिया है वो उनकी काफ़ी तारीफ़ करने लगा, प्रेस करने लगा। व्हेन द नाजीज़ केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, जब 1933 में नाजीज़ पावर में आए, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। आइंस्टाइन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में एमिग्रेट हो गए, यानी कि वहाँ पर जाके बसने लगे। 5 years later द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। और फिर 5 साल के बाद जो डिस्कवरी थी न्यूक्लियर फ्यूजन की, यानी कि जो एटॉमिक बॉम्ब्स जिसके बेसिस के ऊपर बनाए जाते हैं, जो एटॉमिक बॉम्ब बहुत ही खतरनाक और विनाशकारी होते हैं, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव और डिवास्टेटिंग होते हैं। इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। वो काफ़ी वेरी अपसेट हो गए, मतलब अमेरिकन फिजिसिस्ट जो थे वो काफ़ी अपसेट हो गए ये नए एटॉमिक बॉम्ब की खोज के कारण। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म। और काफ़ी जो थे वो फासिज्म से दूर चले गए। फासिज्म यानी कि फासिस्ट जो होते हैं वहाँ के जर्मन के जो लोग होते हैं, उनकी जो विचारधारा है उस विचारधारा से वो काफ़ी दूर हो गए। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जिस प्रकार से आइंस्टाइन वहाँ से चले गए वैसे और भी कई सारे ऐसे वैज्ञानिक थे वो वहाँ से चले गए। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बॉम्ब। उनको ऐसा भय था कि शायद नाजीज ऐसा करेंगे कि वो इस न्यूक्लियर फ्यूजन के आधार पर एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे और उसका उपयोग करेंगे और इस पृथ्वी के ऊपर विनाश ही विनाश उससे हो सकता है। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, उनके जो कलीग्स थे उनकी विनती के कारण, उनके कहने के कारण, आइंस्टाइन रॉट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। आइंस्टाइन ने एक पत्र लिखा अमेरिका के प्रेसिडेंट को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यानी कि उस समय अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। उनको ऑन 2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिखा, इन विच ही वॉन्ड, और उस पत्र में उन्होंने लिखा मतलब उनको चेतावनी दी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, मतलब इस प्रकार का एटॉमिक बॉम्ब, सिंगल बॉम्ब, एक बॉम्ब, एक्सप्लोडेड इन अ पॉट, अगर उसको पॉट के ऊपर डाला जाए या तो पॉट के ऊपर उसको दागा जाए तो क्या होगा, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पॉट टुगेदर विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, यानी कि वो पूरे
स्पॉट को तो विनाश कर ही देगा, ख़त्म कर ही देगा, लेकिन उसके आजू बाजू की जो टेरिटरी प्रदेश है उसको भी वो ख़त्म कर सकता है। तो इतनी उसकी ख़तरनाक भयावहता है, ऐसी बात उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को बताई। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर। लेकिन उनके जो वर्ड्स थे, उन्होंने जो कहा था उसका इफ़ेक्ट हुआ, लेकिन इफ़ेक्ट थोड़ा नेगेटिव हुआ। किस प्रकार से? तो अमेरिकन्स ने क्या किया, ऐसे भय में कि शायद नाजीज़ अगर बॉम्ब बना ले तो हमें भी ऐसे शस्त्र बना लेने चाहिए उनसे पहले, तो उन्होंने भी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट किया और उसमें उन्होंने ये बॉम्ब बनाया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और अगस्त 1945 में हम सबको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार, सबसे बड़ी खुआरी, सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन जापानीज सिटीज़ के ऊपर अमेरिका ने जो बॉम्ब फेंके थे हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर, उसकी इफ़ेक्ट्स आज भी मतलब वहाँ के लोगों में पाई जाती है। तो इतना ख़तरनाक वो बॉम्ब था। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, और आइंस्टाइन थे जो वो अंदर से काफ़ी हिल गए। ये इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ, यानी कि बहुत बड़ा एक विनाश हुआ था। दिस टाइम ही रॉट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, यानी कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक पब्लिक जाहिर मिसिव, यानी कि एक ऐसा लेटर लिखा, स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल लेटर लिखा। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और उन्होंने वहाँ पर एक प्रपोजल रखा वर्ल्ड गवर्नमेंट का, यानी कि पूरी दुनिया की एक सरकार हो। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, और जिस प्रकार से रूजवेल्ट ने किया, रूजवेल्ट के साथ हुआ, यानी कि उसके समय में जब जो आइंस्टाइन के साथ हुआ वैसा ही यहाँ पर हुआ, उसका कोई असर नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन आने वाले दशक में आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, यानी कि आइंस्टाइन है वो धीरे धीरे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते गए, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और वो शांति के लिए, पूरी विश्व में शांति स्थपी रहे, शांति बनी रहे, उसके लिए वो कार्य करने लगे। और उन्होंने एक चळवळ चलाई, एक मूवमेंट चलाई कि भाई आर्म्स जो है उसको बिल्डअप ना किया जाए, उनको ना बनाया जाए, क्योंकि आखिर में वो होते तो विनाशकारी ही होते हैं। क्योंकि किसी की भी जीत तो होगी, लेकिन कई लोगों का खून बह जाएगा, कई सारी विनाशकारी चीज़ें होंगी, तब जा कर के वो हमें जीत मिलती है। तो ऐसी जीत क्या काम की जो मानवता की ही नुकसान कर दे। तो ऐसा कैंपेन उन्होंने पीस एंड डेमोक्रेसी के लिए शुरू किया। उनकी पॉपुलैरिटी जो एज अ साइंटिस्ट थी उसका यूज़ उन्होंने इसमें किया। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज साइंटिफिक जीनियस, यानी कि साइंटिफिक जीनियस के रूप में तो पूरी दुनिया ने मतलब उनको नवाजा, उनका प्रेज़ किया, उनको ऑनर दिया। जब 1955 में वो उनकी मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 76। लेकिन साथ में एज अ विजनरी का मतलब है अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे, यानी कि आगे की जो देख सकते हैं, फोरसीन जो कर सकते हैं, फोरसाइट जिनकी होती है कि आगे इन सभी चीज़ों से क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। तो ऐसे एक व्यक्ति को वर्ल्ड सिटीज़न के रूप में देखा, यानी कि पूरे विश्व के नागरिक के रूप में देखा। जैसे हमारे भारत में हम समझते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा जो दुनिया है, वसुधा, ये जो पूरी पृथ्वी है वो एक कुटुंब है, वो एक फैमिली है। तो उसी स्वरूप में वो भी देखते थे, यानी कि सिर्फ वो एक जीनियस साइंटिस्ट ही नहीं थे, लेकिन पूरी दुनिया को वो शांतिमय देखने वाले एक महान व्यक्ति भी थे। तो ऐसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में यहाँ हमने पढ़ा है, ये देखा है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो लेसन है वो अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय भारत।